वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग प्रियंका। प्राची गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नेहा। अर्पिता गुड मॉर्निंग। राघव गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। स्टार्ट करते हैं। आज हमें एक नया चैप्टर स्टार्ट करना था। आज हमें एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है। कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें? चलिए बताइए आप। कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें? राघव नहीं, पार्टनरशिप हम थोड़ा सा टाइम रुक के करेंगे। पार्टनरशिप देखिए, हमारा इंश्योरेंस क्लेम का चैप्टर हो गया, हमारा रॉयल्टी का चैप्टर हो गया, उसके बाद हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज कर लिया, डिपार्टमेंट का चैप्टर कर लिया, डिपार्टमेंट के बाद इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का चैप्टर कर लिया, चलिए नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। वैसे तो ये आपका पढ़ा हुआ चैप्टर है, वैसे तो ये आपका ऑलरेडी पढ़ा हुआ चैप्टर है, फिर भी हम अब स्टार्ट करते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है साहब। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। सबसे पहले बताइए कि व्हाट इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? एनपीओ जो सोशल वेलफेयर करते हैं, एनजीओज जो सोशल वेलफेयर करते हैं, ठीक है सर, जो वेलफेयर के लिए काम नहीं करते हैं, जिनका मोटिव प्रॉफिट नहीं होता है, मोटिव प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता है, ठीक है। देखो दो तरह के ऑर्गेनाइजेशन, एक तो मैं कहता हूं कि जो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमाते ही नहीं है, मतलब जो केवल एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए ही काम करते हैं, या फिर जो केवल सोशल वेलफेयर के लिए ही काम करते हैं, एक तो वो ऑर्गेनाइजेशन। दूसरे ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट कमाते तो हैं, लेकिन उस कमाए गए प्रॉफिट को सोशल वेलफेयर में लगा देते हैं, एंटरटेनमेंट में लगा देते हैं लोगों के, मतलब उनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता। एक तो जो कमाते ही नहीं है, एक कमाते हैं लेकिन उसको सोशल वेलफेयर में खर्च कर देते हैं। तो वो सारे ऑर्गेनाइजेशन कौन से ऑर्गेनाइजेशन कहे जाएंगे? वो सारे ऑर्गेनाइजेशन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहे जाते हैं। क्लियर? ऑर्गेनाइजेशन which are formed with a motive not to earn profit or for social welfare or for entertainment purpose, तो वो क्या कहलाते हैं? वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहलाते हैं। ठीक है, पक्का?
अच्छा, तो एक बात बताएं, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो प्रॉफिट नहीं कमाते हैं, उनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, लेकिन फिर भी वो प्रॉफिट तो कमाते हैं, उनके पास इनकम आती भी है और जाती भी है, तो उसके पैसे को कौन से अकाउंट में लिखा जाएगा? उसके पैसे को कौन से अकाउंट में लिखा जाएगा? जल्दी से बताइए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बिल्कुल। उसके पैसे को लिखा जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, समझ गए? इनकम एंड एक्सपेंडिचर मतलब जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हम अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसकी जगह हम यहां पे अकाउंट बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्लियर? पहला काम हो गया। दूसरा काम, दूसरा काम, हमने कहा साहब किसी भी बिजनेस का सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट होता है कैश अकाउंट। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में तो हम कैश अकाउंट बनाते हैं, उसकी जगह नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा अकाउंट बनाएंगे? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या काम करता है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपके लिए सारी रिसिप्ट और सारे पेमेंट को रिकॉर्ड करने का काम करता है, कैश बुक का समराइज्ड फॉर्म होता है। ठीक है, चलिए, दो अकाउंट हो गए। उसके बाद किसी भी बिजनेस में फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाने के लिए बैलेंस शीट बनाई जाती है। अब वो चाहे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाने के लिए हम क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है सर। फिर बात आती है कि साहब ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है, इनके पास इनकम कहां से आती है? मान लो जो बिजनेस करता है उसके पास तो आ जाएगी, जो बिजनेस नहीं करते हैं, जो सोशल वेलफेयर करते हैं, या जो एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए बनाए जाते हैं, उनके पास इनकम कहां से आती है? शशांक, डोनेशन मिलता है, चैरिटी मिलती है, सब्सक्रिप्शन, मेंबरशिप फीस। अच्छा साहब, इतनी बात आपने बता दी, गिफ्ट मिलते हैं। वाह, सही है। ठीक है, चलिए, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए बेटा कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को डोनेशन मिलता है। मैंने कहा उनको दो तरह का डोनेशन मिलता है। जैसे अपन बात कर लेते हैं, मान लीजिए एक मंदिर है, एक टेम्पल है, उस टेम्पल में एक ड्रॉप बॉक्स लगा हुआ रहता है। जब अपन हाथ जोड़ने जाते हैं, वहां पे हाथ जोड़ रहे होते हैं, तो हम साथ में उस ड्रॉप बॉक्स में पैसे डाल रहे होते हैं। वो जो ड्रॉप बॉक्स में पैसे डालते हैं वो डोनेशन है क्या? उसी को डोनेशन कहते हैं। यस। नेहा, उसको डोनेशन नहीं कहते, तो फिर क्या कहते हैं? नेहा, उसको डोनेशन नहीं कहते तो क्या कहते हैं? वो तो पता नहीं, उसको डोनेशन नहीं कहते। ठीक है, चलिए। अब बेटा, क्या आपने उस टेम्पल को ये बताया है कि ये पैसा जो हमने ड्रॉप बॉक्स में डाला है, ये आपको किस पर्पज के लिए काम में लेना है? क्या टेम्पल अपनी इच्छा से उस पैसे को कहीं भी काम में ले सकता है?
तो वो उसके लिए क्या है, इनकम है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए मैंने मान लीजिए मैंने टेम्पल में एक जगह एक ऑफिस बना हुआ है, उनको क्या करना था, टेम्पल में वो एक बिल्डिंग और बना रहे हैं, तो उन्होंने बिल्डिंग के लिए बोर्ड लगा रखा है कि जिसको भी बिल्डिंग बनाने के लिए डोनेशन देना है वो दे सकता है। तो मैंने कहा ठीक है साहब, इस बिल्डिंग में एक रूम जो है वो मेरी तरफ से बनवाना, और मैंने उनको उसके लिए डोनेशन दे दिया, रसीद ले ली साहब। वो डोनेशन क्या उस टेम्पल को पता है कि मैंने किस लिए दिया है? क्या वो उसे किसी भी पर्पज के लिए काम में ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते। तो क्या वो डोनेशन उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उस टेम्पल के लिए इनकम है क्या? इनकम है क्या? मैं तो इनकम पूछ रहा हूं, इनकम वर्ड। इनकम है क्या? नहीं है। भूल जाओ ये कैपिटल इनकम, रेवेन्यू इनकम, नहीं पता मुझे, ठीक है, वो उसके लिए इनकम नहीं है। कैपिटल लाइबिलिटी होती है एक तरह की, ठीक है ना, कैपिटल एक तरह की लाइबिलिटी ही होती है। तो वो उसके लिए क्या है, वो उसके लिए लाइबिलिटी है। क्यों लाइबिलिटी है बेटा? क्योंकि या तो उसे बिल्डिंग बनानी पड़ेगी उस पैसे से, तो बिल्डिंग के लिए खर्च करना पड़ेगा, या फिर मुझे वापस देना पड़ेगा। मतलब क्या वो पैसा उस टेम्पल के पास रहने वाला है? नहीं। आप अपना प्रॉफिट किसे कहते हैं? आप अपना प्रॉफिट या आप अपनी इनकम उस चीज को कहते हैं जिसको आप अपनी इच्छा से किसी पर्पज के लिए खर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो वो पैसा आपके लिए क्या है, लायबिलिटी। इसलिए हमेशा कहेंगे जनरल डोनेशन, जनरल डोनेशन इनकम होता है और स्पेसिफिक डोनेशन लायबिलिटी होता है। डन, पहली चीज होगी साहब, मैंने आपको पहली बात समझा दी, समझ गए। दूसरा, अब आता है सेकंड। बेटा अभी अभी किसी ने कहा कि सब्सक्रिप्शन का पैसा मिलता है। ये सब्सक्रिप्शन क्या चीज होता है? मुझे कुछ आइडिया नहीं है ढंग से। व्हाट इज सब्सक्रिप्शन? व्हाट इज सब्सक्रिप्शन? कोई बता सकता है व्हाट इज सब्सक्रिप्शन? सब्सक्रिप्शन क्या होता है? अरे बताओ भाई, पढ़ी हुई चीज है आपकी। टाइमली ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर रहने के लिए देना पड़ता है, वो तो मेंबरशिप फीस होती है बेटा, वो तो मेंबरशिप फीस होती है। व्हाट इज सब्सक्रिप्शन? सब्सक्रिप्शन और मेंबरशिप फीस में बस 4 स्लाइड्स का डिफरेंस है। किसी ऑफर के लिए सब्सक्राइब करना, हाँ साहब, अभी डिश टीवी पे सब्सक्रिप्शन चल रहा है, उसको ले लेते हैं ना। हाँ, चलिए, देखो सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है बेटा वो वाला पैसा जो आप
ऐसा कह सकते हो वो वाला डोनेशन जो आप अपने मेंबर से लेते हो, दैट इज सब्सक्रिप्शन। वो वाला डोनेशन जो आप अपने मेंबर से लेते हो, दैट इज सब्सक्रिप्शन। उसको देना ही होता है आपके मेंबर को, दैट इज सब्सक्रिप्शन। जैसे जैसे मेरी बात समझिए, मान लीजिए एक क्लब है, एक क्लब है, आपके अपनी भाषा में मंडल बोल देते हैं, ठीक है, संघ बोल देते हैं। अब वो क्या है बेटा कि वो जितने भी फेस्टिवल आते हैं अपने, जैसे नवरात्रि में वहां पे डांडिया का प्रोग्राम होता है, होली पे अच्छा होली का प्रोग्राम होता है, ठीक है, तो ऐसे वो हर फंक्शन में प्रोग्राम अटेंड करवाता है, इवेंट्स करवाता है। अब क्या होता है कि जो वहां के मेंबर है, उन मेंबर को हर प्रोग्राम में एक पैसा देना पड़ता है। अब उसने क्या किया, हर मेंबर से वो एक साथ ही पैसा ले लेता है पूरे साल में। जैसे कि हर मेंबर को 5,000 रुपए देने हैं, 4,000 रुपए देने हैं, मेंबरशिप को मेंबर बने थे तब दे दी मेंबरशिप फीस, या हर साल ले ली जाती होगी। सब्सक्रिप्शन का पैसा भी लिया जाता है, मान लो वो हर साल कहता है कि जितने प्रोग्राम होंगे आप सारे प्रोग्राम अटेंड कर सकते हैं, ऐसा कुछ पैसा वो आपसे ले लेता है। वहां पे बाहर के लोग भी आ सकते हैं, टिकट पे करके अंदर आके प्रोग्राम में सॉरी अटेंड कर सकते हैं, लेकिन मेंबर से वो पैसा एक साथ ही ले लिया जाता है। तो वो पैसा क्या कहलाता है, सब्सक्रिप्शन। जैसे जैसे आपको याद है कि आपके मान लीजिए दुर्गा पूजा होती है, दुर्गा पूजा होती है सबके यहाँ पे, लगभग लोगों के यहाँ पे होती होगी। तो जिस भी कॉलोनी में, या तो कॉलोनी में हो रही है या कोई छोटी जगह है तो उस पूरे गांव में हो रही है, तो उस कॉलोनी के लोगों से पैसा ले लिया जाता है। वो जितना इच्छा, वहां पे चलो फिक्स नहीं होता, जितना इच्छा है उतना पैसा दे दिया जाता है। सबके घरों में जाते हैं और उनसे पैसे ले लेते हैं। बताओ, सबके घरों में जाते हैं और पैसे ले लेते हैं। क्या वो लोग दूसरी कॉलोनी में भी पैसे लेने जाते हैं क्या? क्या वो लोग दूसरी कॉलोनी में भी पैसे लेने जाते हैं? नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि आप उसके मेंबर हो। आपसे जो पैसा लिया जा रहा है वो क्या है, सब्सक्रिप्शन। वहां पे चलो अमाउंट फिक्स नहीं भी हो सकता है, मैंने एक एग्जांपल दिया है जिसमें अमाउंट फिक्स ना हो, ठीक है, वरना अमाउंट फिक्स कर देते हैं कई बार, कि जहां पे अलग अलग कैटेगरी के लोग रहते हैं वहां पे वो अमाउंट फिक्स कर देते हैं कई बार। क्योंकि कई बार कंपटीशन होने लग जाता है, मैंने दिया उसने दिया उतना दे, छोटा बड़ा, तो वो एक अमाउंट फिक्स कर देते हैं कि इतना पैसा लेना है, ठीक है। तो आपने कहा अच्छा, क्या उस पूजा में दूसरी कॉलोनी का आदमी नहीं आ सकता? आ सकता है। क्या वो वहां पे पैसा नहीं दे सकता? दे सकता है। तो वो जो पैसा देता है वो डोनेशन, लेकिन उस कॉलोनी के पर्सन जो पैसा दे रहे हैं वो पैसा क्या है, सब्सक्रिप्शन। वो पैसा क्या है, सब्सक्रिप्शन, ठीक है। मतलब आपका मेंबर आपको जो पैसा देता है किसी भी इवेंट के लिए, वो पैसा क्या है, वो पैसा कहलाता है सब्सक्रिप्शन, ठीक है, क्लियर। हिंदी में इसे कहते हैं बेटा चंदा, हिंदी में इसे कहते हैं चंदा। सब्सक्रिप्शन को हिंदी में कहा जाता है चंदा। चंदा बोलते ही सबकी समझ में आ जाता है। कई बार इंग्लिश इजी होती है, कई बार हिंदी इजी होती है। क्लियर, समझ गए मेरी बात? चलिए, तो एक बात बताइए, सब्सक्रिप्शन
ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनकम है या लायबिलिटी है? इनकम है, ये अपनी इच्छा से काम में ली जा सकती है। और पैसा कहां से आ सकता है? किसी ने चैरिटी में पैसा दे दिया, वो डोनेशन की तरह ही होता है। कोई इवेंट कराया, उस इवेंट के टिकट रख दिए, तो उन टिकट से जो पैसा आता है वो पैसा क्या है? इनकम है। एंट्रेंस फीस, पैसा पर एंट्रेंस फीस मान लेते हैं। देखो एंट्रेंस फीस दो तरह की होती है। एक तो किसी को किसी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनने के लिए पहली बार एक रजिस्ट्रेशन या एंट्रेंस फीस देनी होती है और केवल एक बार ली जाएगी, तो वो एंट्रेंस फीस होती है। वो जो एंट्रेंस फीस केवल एक बार पे करनी है, वो एंट्रेंस फीस इनकम होती है या उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए लायबिलिटी होती है? एंट्रेंस फीस सिंगल टाइम पेबल। एंट्रेंस लायबिलिटी होती है। क्यों लायबिलिटी होती है? एक बार आपने जो पैसा ले लिया, उस पैसे की वजह से आपने उसे हमेशा के लिए कोई ना कोई राइट दे दिया। एक बार जो पैसा ले लिया उसके लिए हमेशा के लिए आपने उसे कोई राइट दे दिया, तो वो आपके लिए लायबिलिटी है। लेकिन अगर एंट्रेंस फीस हर साल ली जाती है या हर इवेंट के टाइम ली जाती है, तो फिर वो क्या होती है? वो फिर इनकम हो जाती है। ऐसे ही एक टर्म होता है बेटा, लेगेसी। व्हाट इज लेगेसी? लेगेसी से क्या समझते हैं आप? एक टर्म है लेगेसी। कोई बोल के बता सकता है? अगर बोल के लिखना ज्यादा लिखना पड़ रहा हो तो आप बोल के भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। व्हाट इज लेगेसी? बिल्कुल। एनी पर्सन, जब कोई पर्सन अपनी असेट्स, अच्छा ठीक है, जब कोई पर्सन अपनी असेट किसी ऑर्गेनाइजेशन को देता है एज ए विल में, विल में मतलब उसकी डेथ के बाद आपको मिलेगी, लेकिन आप उस असेट को सेल नहीं कर सकते, डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते। आप उस असेट को केवल राइट टू यूज, आप उसको यूज कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, तो फिर वो असेट आपके लिए क्या कहलाती है? वो पैसा आपके लिए क्या कहलाता है? वो पैसा कहलाता है लेगेसी। तो एक बात बताइए, वो जो पैसा मिला है वो आपके लिए इनकम होगा या लायबिलिटी होगा? लायबिलिटी होगा। ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, लेकिन मान लीजिए किसी ने आपको एक बिल्डिंग दी, अब आपने बिल्डिंग को तो दिखा दिया साहब, लायबिलिटी, वो आपकी लायबिलिटी मान लिया आपने कि जो लेगेसी मिली है वो आपकी लायबिलिटी। लेकिन उस बिल्डिंग को आपने रेंट पे लगा रखा है, आपने बेचा तो नहीं है, आपने तो रेंट पे लगा रखा है। उससे जो रेंट आता है वो रेंट आपकी इनकम है या लायबिलिटी है? वो रेंट आपकी इनकम होता है। मतलब लेगेसी में मिली हुई असेट से अगर कोई इनकम जनरेट होती है तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनकम होती है। क्लियर?
हाँ जी, यहां तक क्लियर है सभी को? यस नो जवाब दीजिए। चलिए, इसके बाद हम कहते हैं साहब ये तो हो गई इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बात। फिर हम बनाते हैं बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में एक चीज बताइए, जब हम कहते हैं कि साहब प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बैलेंस शीट भी वैसे ही बनती है, ठीक है? प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बैलेंस शीट भी वैसे ही बनती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बैलेंस शीट वैसे ही बनती है। क्या प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बैलेंस शीट में और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बैलेंस शीट में कोई डिफरेंस होता है क्या? शशांक होता है, प्रेरणा कह रही है नहीं होता है। शशांक क्या डिफरेंस होता है? ठीक है, चलिए, तो ध्यान से सुनिए बेटा। जैसे एक कोई सोल प्रोप्राइटर है, उसका बिजनेस है, तो हम उसके बिजनेस में कैपिटल लिखते हैं। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर्स कैपिटल लिखते हैं। अगर कोई कंपनी है तो शेयर कैपिटल लिखते हैं। वैसे ही अगर कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें कैपिटल फंड लिखा जाता है, ठीक है? तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल को कैपिटल फंड के नाम से लिखा जाता है। डन? चलिए, अब एक बात बताइए बेटा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, मैं इस चैप्टर के बारे में इस तरह इसलिए बातें कर रहा हूं क्योंकि ये टर्म सारी आपको पता है, केवल हमें इन्हें क्लियरिफाई करना है और फिर क्वेश्चंस पे जाना है, ठीक है? क्योंकि ये सबने कहीं ना कहीं कभी ना कभी पढ़ा हुआ होता है ये चैप्टर, इसलिए मैं पहले सारे टर्म्स की बात कर रहा हूं, फिर अपन क्वेश्चंस पे चले। चलिए, आप मुझे एक बात बताइए, ये जो हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, इसमें आप कौन सा अमाउंट दिखाते हैं? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो हम अमाउंट दिखाते हैं वो कौन सा अमाउंट होता है? जो रिसीव हुआ है, ठीक है, या पे हुआ है ड्यूरिंग द ईयर। जनवरी का जो इस साल रिसीव हुआ है, बिल्कुल। तो हमने कहा बेटा, जो पैसा इस साल रिसीव हुआ है और जो, या फिर जो पैसा इस साल पे हुआ है, ठीक है, ये बात मैंने आपकी मान ली। एक बात बताइए बेटा, एक पैसा था जो पिछले साल का अमाउंट था, एक पैसा था जो पिछले साल का अमाउंट था, ठीक है, पिछले साल रिसीव नहीं हुआ था और वो पैसा इस साल रिसीव हो गया, तो उसे इस साल के रिसिप्टेंट पेमेंट में दिखाएंगे या पिछले साल के? इस ईयर। कोई पैसा अगले साल से रिलेट करता है, कोई पैसा नेक्स्ट ईयर का था, इसी साल मिल गया, इस ईयर में दिखाएंगे, ठीक है? अच्छा, एक बात बताओ,
एक तो सैलरी पे की है और एक मशीन खरीदी है, तो क्या दोनों अमाउंट इस साल के रिसिप्टेंट पेमेंट में दिखाएंगे या फिर केवल सैलरी पे करने वाला दिखाएंगे? दोनों दिखाएंगे। तो चलो डेफिनेशन बनाते हैं। डेफिनेशन क्या बनी? डेफिनेशन बनी ऑल द अमाउंट रिसीव्ड एंड ऑल द अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर will be recorded in this account, will be recorded in this account, whether related to current year, whether related to previous year, whether related to next year. ठीक है? whether it is a revenue item, whether it is a capital item. तो हमने कहा कि साहब चाहे आइटम पैसा इस साल मिला है या पैसा इस साल गया है, इस अकाउंट में लिखा जाएगा। चाहे वो पैसा पिछले साल से रिलेट करता हो, चाहे वो पैसा इस साल से रिलेट करता हो, चाहे वो पैसा अगले साल से रिलेट करता हो। डन। चाहे वो इनकम का पैसा हो, चाहे वो एक्सपेंस का पैसा हो, चाहे वो असेट का पैसा हो, चाहे वो लायबिलिटी का पैसा हो। अगर इस साल कोई भी पैसा आया है और कोई भी पैसा गया है तो वो रिसिप्ट एंड पेमेंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। डन। क्लियर है क्या? चलिए अब आते हैं सेकंड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कौन सा अमाउंट रिकॉर्ड किया जाता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कौन सा अमाउंट रिकॉर्ड किया जाता है? रेवेन्यू नेचर के इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो करंट ईयर में रिसीव हुआ है। चलिए एक बात करते हैं, ओनली रिलेटेड होने चाहिए, प्रियंका कह रही है रिफ्लेक्ट ओनली करंट। चलिए एग्जाम्पल देता हूं बेटा, एग्जाम्पल देता हूं। एक मशीन खरीदी 10,000 रुपए की, बताओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा या नहीं आएगा? प्रेरणा कह रही है आएगा। प्रेरणा एक मशीन खरीदी 10,000 रुपए की, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा? क्या ये रेवेन्यू आइटम है? मशीन खरीदना इनकम या एक्सपेंस होता है क्या? बैलेंस शीट में आएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, नहीं आएगा। चलो मान लिया। फिर मैं कहता हूं सैलरी पे की, सैलरी पे की है, आएगा। चलो सर सैलरी पे मेरे पास एक एग्जांपल होता है, जो एग्जांपल जिन्हें फाउंडेशन में पढ़ा होगा मैंने उनको भी दिया होता है। मैं आपसे दोबारा वही एग्जांपल पूछता हूं, जो पढ़ा है उन्होंने उनको याद है या नहीं है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको क्या पता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात मैं आपसे पूछता हूं साहब कि मेरे यहां पे मेरा एक एम्प्लॉई है जिसकी सैलरी 10,000 पर मंथ है। मान लीजिए मेरा ड्राइवर है, उसकी सैलरी है 10,000 पर मंथ। जनरली मैं अपनी गाड़ी खुद चलाता हूं, लेकिन मेरे यहाँ पे मान लीजिए एक ड्राइवर है जिसकी सैलरी 10,000 पर मंथ है। उसको मैंने पिछले साल के स्टार्टिंग में जॉब पे रखा था, पिछले साल के स्टार्ट में जॉब पे रखा था। उसने पिछले पूरे साल काम किया लेकिन सैलरी मेरे से लेके नहीं गया। उसने करंट ईयर भी पूरे साल काम कर लिया लेकिन अभी तक सैलरी मेरे से नहीं ली। और वो करंट ईयर के एंड वाले दिन मेरे पास आता है तो उसकी कितने साल की सैलरी हो गई? 2 इयर्स की।
कितने रुपए हो गए 10,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से, 10,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से 2,40,000 और 1 ईयर अगले साल का, 1 ईयर अगले साल की। अब वो मुझे आके कहता है सर 2 साल का तो मेरा पैसा हो गया, एक मुझे पैसे की जरूरत है, 1 साल का आप मुझे एडवांस दे दीजिए, 2 साल का पीछे का पैसा दे दीजिए, 1 साल का एडवांस दे दीजिए, 3 साल का पैसा दे दीजिए। पहले तो आप में से मुझे ये बताइए कि साहब कौन कौन उसे 3 साल का पैसा दे देगा? एक साल का एडवांस मांग रहा है आपका ड्राइवर, ये मैं हमेशा पूछता हूं इसलिए। राघव तो कहेगा दे देंगे, हाँ जो मेरे फाउंडेशन वाले बच्चे हैं वो सब कहेंगे। हाँ बताइए। शशांक दे देंगे, और कोई? प्रेरणा दे देंगे, और कोई भाई? चलिए मान लेते हैं दे देंगे, दे देंगे। सभी आप अच्छे दिल वाले लोग हो, बहुत अच्छे लोग हैं आप कहते हैं साहब दे देंगे, बहुत अच्छे। अब मुझे एक बात बताइए, आप इस साल के रिसिप्ट एंड पेमेंट में कितना अमाउंट दिखाएंगे? करंट ईयर के रिसिप्ट एंड पेमेंट में कितना अमाउंट दिखाएंगे? हिमांशु 1,20,000 कैसे? हिमांशु 1,20,000 कैसे? हिमांशु हमने बात की थी रिसिप्ट एंड पेमेंट में कि रिसिप्ट एंड पेमेंट में हम वो अमाउंट दिखाते हैं जितना आपने करंट ईयर में पेमेंट किया हो। आपने करंट ईयर में पेमेंट किया था 3,60,000 का, 3 साल का पैसा। तो मैंने कहा था जितना पेमेंट करते हैं पूरा दिखाते हैं, चाहे वो पिछले साल से रिलेट करता हो, चाहे वो इस साल से रिलेट करता हो, चाहे वो अगले साल से रिलेट करता हो। तो कितना अमाउंट आएगा? अमाउंट आएगा 3,60,000। डन, ये तो हो गया। अरे 320 कहां से आ गया मेरे भाई? 3,60,000। चलिए फिर कहते हैं साहब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना अमाउंट दिखाओगे? 1,20,000 या आज तक का 2,40,000 या फिर 3,60,000? 1,00,000, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में केवल करंट ईयर का आइटम आता है। तो करंट ईयर का कितना था? 1,00,000। अच्छा एक बात दो, क्या पिछले साल के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी आपने कोई सैलरी का अमाउंट दिखाया होगा क्या? पिछले साल के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आपने कोई सैलरी पे नहीं की थी? प्रेरणा कह रही है नहीं दिखाया होगा। तो प्रेरणा फिर वो 1,20,000 कहां गए? ना तो आपने पिछले साल दिखाया, ना आपने इस साल दिखाया। प्रेरणा बिल्कुल दिखाया होगा। किस नाम से दिखाया होगा? आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से। ठीक है, तो डेफिनेशन बनाइए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या आता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आता है ऑल द रेवेन्यू इनकम और ऑल द एक्सपेंस। सॉरी, all the incomes and all the expenses related to current year will be recorded in this account, whether received
और पेड और नोट, मतलब चाहे रिसीव हुआ है या नहीं हुआ, चाहे पे किया है या पे नहीं किया, अगर इस साल की कोई इनकम है या इस साल का कोई एक्सपेंस है तो इस अकाउंट में दिखाया जाएगा। क्लियर, समझ गए? तो दोनों की डेफिनेशन आ गई आपके पास। चलिए, तो बस ये हमारा इसका काम हुआ। अब चलिए फटाफट से, हमें एक अकाउंट है जो बार बार सीखना पड़ेगा, बार बार हमारे क्वेश्चंस में काम आएगा, जिसे कहते हैं सब्सक्रिप्शन का अकाउंट। बेटा सब्सक्रिप्शन इनकम होता है या एक्सपेंस? इनकम। तो क्या जैसे हम सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बना रहे हैं वैसे किसी भी इनकम का अकाउंट बना सकते हैं क्या? बना सकते हैं। अकाउंट क्यों बना रहे हैं? सब्सक्रिप्शन का अमाउंट तो आपने बार कई बार प्लस माइनस करके भी निकाला होगा ना, कि इस साल के इनकम एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट में कितना अमाउंट दिखाना है, बोले इस साल का कितना मिल गया, पिछले साल का कितना मिल गया, अगले साल का कितना मिल गया, सबको जोड़ के दिखा दो, इस साल का अमाउंट आ जाएगा। ऐसा कर सकते हैं। लेकिन बेटा मान लीजिए आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाइए, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए हम अकाउंट बनाना सीखेंगे, उससे आपको अकाउंट भी समझ में आ जाएगा और उससे आपको अमाउंट तो मिल ही जाएगा। ठीक है, तो फटाफट से देखेंगे फॉर्मेट ऑफ सब्सक्रिप्शन अकाउंट, फटाफट नोट करेंगे सभी लोग, फॉर्मेट ऑफ सब्सक्रिप्शन अकाउंट। बाकी सारी बातें आपके नोट्स में लिखी हुई है, बाकी जितना अपन ने डिस्कशन किया है वो सारा आपके नोट्स में लिखा हुआ है। सब्सक्रिप्शन अकाउंट का फॉर्मेट बना लीजिए फटाफट से। ये हमारा पहला फॉर्मेट है। बहुत बार काम आएगा, कई बार अकेला भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, और बड़े क्वेश्चन में तो सब में बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए एक बात बताइए बेटा, पिछले साल का सब्सक्रिप्शन मिलना बाकी है तो वो हमारे लिए असेट है या लायबिलिटी? पिछले साल का सब्सक्रिप्शन मिलना बाकी है, असेट है। असेट का डेबिट बैलेंस होता है या क्रेडिट बैलेंस? डेबिट। तो हम यहां लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये कौन सा अमाउंट है? आउटस्टैंडिंग का अमाउंट, जो सब्सक्रिप्शन मिलना बाकी है। फिर यहां पे हमने कहा बेटा ऐसा भी तो हो सकता है पिछले साल किसी ने एडवांस में दे दिया हो, पिछले साल किसी ने एडवांस में दे दिया हो, तो वो एडवांस में मिला हुआ सब्सक्रिप्शन हमारे लिए एसेट है लायबिलिटी? लायबिलिटी। तो हम कह देते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। एडवांस, लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, तो वो हमारे लिए हो गया एडवांस। फिर जब सब्सक्रिप्शन का पैसा मिलता है तो आप क्या एंट्री करेंगे? सब्सक्रिप्शन का पैसा मिलने की एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, और कैश की जगह यहां कौन सा अकाउंट बनाते हो? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट।
चलिए साहब, ये भी बना दिया। फिर आते हैं एंड में। इस साल भी तो हो सकता है कोई सब्सक्रिप्शन मिलना बाकी रहो, तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अगर यहां पे बैलेंस यहां था तो इधर आ जाएगा आउटस्टैंडिंग का बैलेंस टू बैलेंस कैरिड डाउन, एडवांस का बैलेंस। जो डिफरेंस आएगा वो कहां चला जाएगा, ये हमारे लिए इनकम है। वो चला जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो अब आप मुझे ये बताइए, अब आप मुझे ये बताइए कि इन दोनों में से मैक्सिमम पूरे अकाउंट में कितने आइटम हो सकते हैं? मैक्सिमम 6 आइटम हो सकते हैं। ये दोनों या ये दोनों हो या जरूरी नहीं है, ये दोनों हो, ये 4 आइटम हो या नहीं हो जरूरी नहीं है। कोई भी 5 आइटम देके आपसे छठा आइटम पूछा जा सकता है। अगर आपको कोई 5 आइटम दिए हुए हो और एक बैलेंसिंग फिगर बच रहा हो तो वो छठा आइटम आ जाएगा। क्लियर? देखो 6 चीजें हो सकती है, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग, पिछले साल का एडवांस, इस साल के एंड में आउटस्टैंडिंग, इस साल का एडवांस, इस साल का रिसिप्टेंट पेमेंट, इस साल का इनकम एंड। 6 आइटम के अलावा कुछ नहीं हो सकता। इनमें से कोई भी एक आइटम आपसे बैलेंसिंग फिगर में पूछा जा सकता है। मान लो क्वेश्चन कहता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अमाउंट बताइए, तो क्या आप बता सकते हैं? ये अकाउंट बनाएंगे, 5 आइटम लिख देंगे, ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। क्या आपको कहा जाए रिसिप्टेंट पेमेंट का अकाउंट बनाना है तो आप बना सकते हैं। डन। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल से हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है? सभी को समझ में आ गया? क्लास समझ में आ गई सभी को अच्छे से? आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट चैप्टर रिवीजन के लिए, नेक्स्ट चैप्टर है जॉब कॉस्टिंग और बैच कॉस्टिंग। 2 चैप्टर है, जॉब कॉस्टिंग और बैच कॉस्टिंग, दोनों छोटे छोटे चैप्टर आप एक दिन में कर सकते हैं। जॉब कॉस्टिंग एंड बैच कॉस्टिंग, ठीक है? 2 दिन में, 2 दिन में कल तक बता दीजिएगा जॉब कॉस्टिंग और बैच कॉस्टिंग। प्रियंका 17 क्वेश्चन में आपको समझा दूंगा, ओके? ठीक है, आंसर भेज दूंगा 17 क्वेश्चन का। डन। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।